कत्ल की कई वारदातें ऐसी भी होती हैं जिनमें ना तो खानदानी दुश्मनी का हाथ होता है, ना ही जमीन जायदाद का झगड़ा शामिल होता है और ना ही इसके लिए कोई मंसूबा बंदी की जाती है। वो कि किसी को घूरना, उस पर जुमले कसना और चीखना चिल्लाना भी गैर अखलाकी अमल कहलाता है। मगर देही इलाकों में किसी रंजिश के बाद सिर्फ इस बात पर कत्ल की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं जिनमें मकतूलीन ने अपने मुखालफिन को सिर्फ घूरा था या राह चलते वो अनजाने में एक दूसरे के साथ टकरा गए थे। कम उम्री में खेल कूद के दौरान भी कुछ लड़के एक दूसरे के साथ बात पर उलझ पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो एक दूसरे के साथ दोबारा खेलते हुए पाए जाते हैं। इसके बावजूद अगर बात बढ़ जाए तो मामला हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कुछ अरसे पहले लाहौर में एक 8 साल बच्चे को उसके साथ पढ़ने वाले हम उम्र लड़कों ने महज इस वजह से कत्ल कर दिया था कि उसने उनके साथ खेलने से इनकार कर दिया था। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक दूसरे के साथ करीबी रिश्तों में जुड़े नौजवान मामूली से इख्तिलाफ की वजह से एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, जिसके बाद उनके अपने ही खानदान के मुख्तलिफ अफराद जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। नौजवानों को सब्र व तहम्मुल का सबक तो वालिदैन देते रहते हैं, मगर वो अपने माहौल से भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, जिसमें नाजायज़ असलहे और मंशियात के इस्तेमाल से भी होता है, जो अब जराइम पेशा अफराद तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि हमारे स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे भी बड़ी तादाद में इसका शिकार होने लगे। अंधे कत्ल का सुराग लगाना आज भी इतना ही मुश्किल है जितना जदीद सहूलियात की फराहमी से कबल था। कत्ल करने वाले अफराद चाहे जिस मकसद के लिए भी ये जुर्म करें, उनकी कोशिश होती है कि वो वारदात को छुपाने के लिए अपनी अकल के मुताबिक अपनी मंसूबाबंदी भी करें और अपनी सोच के मुताबिक वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन कत्ल की वारदात कभी छुप नहीं सकती। अगर जदीद ज़राए नाकाम भी हो जाएं तो कत्ल की वारदात का सुराग लग ही जाता है। इस्लामाबाद के थाना कोराल के इलाके से एक नौजवान अचानक लापता हो गया, जो काफ़ी तलाश के बाद भी ना मिल सका, मगर उसकी लाश ज़रूर मिल गई। देखते हैं इस नौजवान को क्यों कत्ल किया गया और कत्ल की इस वारदात में कौन कौन मुलव्वस है। आतिफ अली चौधरी थाना कुराल के इलाके तरलाई का रिहायशी था और प्रॉपर्टी का काम करता था। आतिफ अली अचानक लापता हो गया। उसकी गुमशुदगी पर सोशल मीडिया पर भी आवाज उठाई गई। आतिफ अली के भाई ने थाना कुराल में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है कि एक आतिफ नाम का एक लड़का है, यंग लड़का है, घर से गया और अभी तक वो मिला नहीं है। इसके भाई ने आके रिपोर्ट की कि आतिफ अली, इसका जो भाई है, वो तकरीबन 6 तारीख से लापता है और वो मिल नहीं रहा। तो इन्होंने उसको तलाश किया। उन्होंने कहा जी हमें शक है कि किसी ने इसको कोई अगवा कर लिया। ये तो इस हवाले से पुलिस ने इसकी FIR दर्ज की और इसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आतिफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने तमाम CCTV कैमरों को भी चेक किया और जदीद जराए का इस्तेमाल भी किया, लेकिन इसके बारे में मालूमात न मिल सकी। तलाश खुद ही उन्होंने की, पुलिस ने भी की। हमने जो टेक्निकल एविडेंस थी वो भी इस्तेमाल कर ली, CDR भी निकाल लिए। उसमें भी हमने मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश, लेकिन उसमें से भी हमें कोई बात पता नहीं चली। आतिफ अली चौधरी की तलाश जारी। इसी दौरान पुलिस को एक लाश की इत्तला मिली। ये लाश करीबी इलाके के एक नाले में पड़ी थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया, जो उस वक्त नाकाबिले शनाख्त थी। जब इस लाश के हवाले से तफ्तीश की गई तो वो आतिफ अली चौधरी की ही थी। पुलिस ने आतिफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद इलाके के तमाम CCTV कैमरे छान लिए थे, मगर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। इस दौरान किसी ने इत्तला दी कि किरपा के इलाके में वाक़े एक नाले में एक लाश पड़ी है। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। तकरीबन 3 दिन के बाद किरपा नाले से एक हमें डेड बॉडी रिकवर होती है। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उसकी शनाख्त होती है वही लड़के की जिसकी इनिशियली
बेसिकली किडनैपिंग की हमने FIR दर्ज की थी। बॉडी की हालत कोई ठीक नहीं थी, काबिल शनाख्त नहीं थी, तो उसको लीगल प्रोसीजर के लिए हमने पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया। आतिफ के भाई को भी इस लाश के बारे में बताया गया और उसे लाश देखने के लिए बुलाया गया। आतिफ के भाई ने लाश देखने के बाद तस्दीक की कि ये लाश आतिफ की ही है। पुलिस ने लाश मिलने के बाद नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब किडनैपिंग के बाद ये वकूआ बन जाता है कत्ल का। इस पे हमने कत्ल की दफात लगाई, तफ्तीश शुरू की। बाद अज़ाइनों ने इसको शनाख्त किया कि वाकई ये जो मकतूल गुम हुआ था आतिफ अली, यही मकतूल है, हमारा भाई है। इसके बाद पुलिस ने इसकी सेक्शन को इसमें ऐड किया और दफ़ा 302 इसमें ऐड की और इस पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ शुरू कर दिया। आतिफ चौधरी की शनाख्त हो चुकी थी, उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया था। गुमशुदगी का वाक़या अब कत्ल की वारदात में बदल चुका था, लेकिन ये कत्ल किसने किया था और उसकी वजह क्या थी, इस बारे में भी पुलिस को तफ्तीश करनी थी, जिसके लिए दोबारा आतिफ चौधरी के हल्का अहबाब का जायजा लिया गया और मोबाइल डेटा भी दोबारा से चेक किया गया, जिससे पुलिस को काफ़ी हद तक मदद भी मिली। पुलिस का नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के बाद जो तफ्तीश शुरू हुई थी वो गुमशुदगी की जगह कत्ल की वारदात की तफ्तीश में तब्दील हो गई। पुलिस ने आतिफ चौधरी के मोबाइल का डाटा लिया और आम अफराद से भी मालूमात ली तो यासिर नामी नौजवान का मालूम हुआ जिसकी आतिफ के साथ दोस्ती थी। पुलिस ने यासिर को हिरासत में ले लिया। हमने ये इस पे काम करना शुरू किया कि इसकी आखिरी मुलाकात किसके साथ थी, आखिरी दफ़ा इसका किससे रब्ता था। वहाँ से फिर हमें क्लू मिलना शुरू हुआ। हमें पता चला कि एक यासिर नामी लड़के के साथ एक और जगह जाता है, एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में जाता है, वहाँ ये बैठते हैं, उनकी तलख कलामी होती है और उस तलख कलामी के दौरान ही इसका कत्ल कर दिया जाता है। यासिर को गिरफ्तार करके उससे तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि आतिफ का अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला फाजिल के साथ झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के दौरान अब्दुल्ला ने अपने दफ्तर के अंदर आतिफ को गोली मार दी जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। वहाँ पे हमने एक यासिर नामी शख्स को उठाया और जिससे हमारी तफ्तीश का आगाज़ स्टार्ट हुआ और बाद ये दलील हुआ कि यासिर और ये जो एक कातिल है फाजिल अब्दुल्ला, ये इकट्ठे तीनों एक कमरे में मौजूद थे इनके ऑफिस में और वहीं पे इनके आपस में कोई जायदाद और दूसरी बातों पे तल्ख कलामी हुई। अब्दुल्ला फाजिल ने इसको जो है 3 फायर करके मार दिया और वहीं पे उसकी मौत वाक़या हो गई। नौजवान को कत्ल करने वाले शायद ये बात भूल गए थे कि कत्ल की वारदात को छुपाना इंतहाई मुश्किल होता है। जो अफराद इस कत्ल में मुलव्विस थे वो भी बच ना पाए, मगर उन्होंने ये सब कुछ क्यों और कैसे किया था इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहें। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि पुलिस को एक गुमशुदा नौजवान की लाश मिल गई थी। सिर्फ इतना नहीं हुआ कि आतिफ को कत्ल कर दिया गया, बल्कि अब्दुल्ला ने उसकी लाश को ठिकाने भी लगा दिया था। लेकिन कत्ल की वारदात आखिर कहां छुपाई जा सकती है, देखते हैं इस कत्ल का सुराग कैसे मिला, लाश बाहर कैसे निकाली गई, किसने निकाली और इसमें शामिल एक और किरदार कौन था।
अब्दुल्ला ने आतिफ को कत्ल करने के बाद यासिर के साथ मिलकर लाश को गाड़ी में डाला और अपने बाप फाजिल चौधरी के एक घर के सहन में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। अब्दुल्ला फाजिल ने इस कत्ल की वारदात का जिक्र अपने बाप फाजिल चौधरी से भी किया। लाश को पहले एक घर में लेके जाते हैं, घर में जाके लाश को छुपाया जाता है। इस दौरान अब्दुल्ला फाजिल जो है उसके वालिद को भी पता चल जाता है कि मेरे बच्चे से ये गलती सरजद हो गई है, लेकिन उसने पुलिस को नहीं बताया। इन्होंने कोई प्लास्टिक वगैरह का इंतज़ाम किया यासिर ने, और उसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी में इसको डाला दोनों ने मिलके, और फिर इन्होंने एक मकान जो इनके वालिद का था फाजिल का, उसके मकान के सेन में जाके इन्होंने इस डेड बॉडी को दफना दिया। लाश छुपाने के बाद अब्दुल्ला खुद भी आतिफ चौधरी को उसके भाई के साथ मिलकर तलाश करता रहा और उसके साथ थाने भी गया। लाश मिलने के बाद बाप बेटा जनाजे में भी शामिल हुए। अब्दुल्ला ने जब अपने बाप को बताया कि लाश सहन में दफन है तो उसने लाश को फौरी तौर पर घर से निकालने का कहा, जिसके बाद अब्दुल्ला ने आतिफ की लाश को जमीन से निकाला और एक नाले में फेंक दिया। लाश मिलने के बाद पुलिस इन कातलों तक पहुंच गई। 3 दिन के बाद वो लाश को वहां से उठाते हैं, शिफ्ट करते हैं और किरपा नाले में फेंक देते हैं। और वो यही समझ रहे थे कि पुलिस को नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम SHO कुराल, होमिसाइड यूनिट, DSP कुराल, इनकी सुपरविजन में ये मेरी टीम है और इन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से एक ब्लाइंड मर्डर केस जो कि डेड एंड पे पहुंच चुका था उसको ट्रेस किया। जब ये गुमशुदा हुआ है तो ये खुद जो मुद्दई है हमारा, उसके साथ ये पुलिस स्टेशन में आया है इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कि ये गुम हुआ है, इसके साथ घूमता रहा है, उसके जनाजे में भी शिरकत की है। तो उस वक्त घर वालों का कोई इसके वाले से शक नहीं था कि बिल्कुल उनके करीबी जो है वो ये ताल्लुक था। लाश मिलने के चंद दिन बाद ही पुलिस असल मुल्जिमान तक पहुंच गई और उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में अब्दुल्ला फाजिल, उसका बाप फाजिल चौधरी और यासिर शामिल हैं। उम्मीद है कि अपने ही रिश्तेदार को कत्ल करने वाले इन मुल्जिमान को करार वाकई सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाएगा। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। मुख्तलिफ वारदातों में गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान कुछ अरसे के बाद दोबारा चोरी और डकैतियों में मसरूफ हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है? खतरनाक मुल्जिमान जेल से इतनी जल्दी क्यों रिहा हो जाते हैं? उन्हें लंबी सजा क्यों नहीं मिलती और वो आम शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस क्यों बनती है? उन्हें सजा न मिलने की क्या वजूहात हैं और वो कौन से कानूनी पहलू हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से रिहाई मिल जाती है? ऐसे मुल्जिमान को मुस्तकिल और कड़ी सजा देने का कोई कानून मौजूद है? अगर है तो इसकी कौन सी शिक के तहत ऐसे मुल्जिमान को कड़ी सजा मिल सकती है? हमने इन चूहों को शेर बनाया हुआ है। ये जो सजा का अमल है ये माशरों को सेफ रखने का अमल है। और जो बंदा 3 या 4 साल कैद काटेगा सर, वो बाहर आके सोचेगा कि मुझे ये काम नहीं करना। मुल्क के हर शहर में चोर, कार चोर, डकैत और दीगर जराइम में मुलव्वस मुल्जिमान मौजूद हैं, जिनको हम अक्सर हर 3 से 4 माह बाद फिर से मीडिया पर देखते हैं कि उन्हें एक मर्तबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया और सोचते हैं कि इनको चंद दिन कबल ही तो गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ऐसे जराइम पेशा अफराद कैसे जल्द बाहर आ जाते हैं? ये सवाल हमने CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस से किया, जिनका कहना था कि इसकी सिर्फ 2 ही वजूहात हैं। अक्सर हम देखते हैं हमारे केस खराब हो जाते हैं कि जब गवाहान कन्फ्लिक्टिंग बयान दे देते हैं। अक्सर बहुत सारे डकैत जो आपको नजर आते हैं वापस दोबारा पकड़े, वो उनमें से अक्सर जमानत पे होते हैं, या उसमें इन्वेस्टिगेशन फ्लॉ होगा या शहरी केस को परसू नहीं कर रहा होगा, तीसरी को वजह नहीं निकलेगी। शहरियों की अक्सरियत केस वापस ले लेती है या फिर मुकदमे की पैरवी नहीं करती। जो लोग अपने मुकदमात के साथ खड़े रहे, उन केसों में मुल्जमान को 10-10 साल कैद और सजाए मौत भी हुई। इसलिए शहरियों को चाहिए कि इन जराइम पेशा अफराद को शेर बनाने के बजाय इनको सजा दिलवाने में खौफ ना खाएं। आप बयान देते हैं, सजा होती है, आप देखिए उनकी हालत क्या होती है। हमने इन चूहों को शेर बनाया हुआ है। अगर ये 76 लोग पुलिस के साथ खड़े रहे, अपने केसों के साथ खड़े रहे, तो सजाएं मौत हुई हैं उनको। ये 211 केसों में अदालतों में सही हुए तो 6-6, 7-7, 10-10 साल कैदें हो रही हैं।
सजाओं का अमल मुआशरे को महफूज बनाने का अमल होता है, इसलिए मुल्ज़िमान से डरना नहीं चाहिए। अगर किसी वारदात के दौरान लूटा जाने वाला सारा सामान मिल भी जाए तो मुकदमे को हतमी नताइज तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि मुल्जिम को सज़ा के बाद अपने किए का एहसास हो। कानून में एक ऐसी शिक मौजूद है जो इस तरह के मुल्जिमान को सज़ा दिलवाने में मददगार हो सकती है, लेकिन वो भी उस सूरत में जब किसी को एक बार सज़ा हो चुकी हो। सीपीओ रावलपिंडी कहते हैं कि उनके सामने आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि किसी डाकू ने किसी शहरी को धमकी दी हो और फिर उस धमकी पर अमल किया हो। इसलिए जरूरी है कि अगर आपका नुकसान पूरा हो चुका तो दूसरों के लिए इन मुल्ज़मान से डरने के बजाय इनका अदालत में मुकाबला करें, इनको सजाएं दिलवाएं ताकि वो लंबे अरसे के लिए जेल में रहें। हम बहुत सारी सुनी सुनाई कहानियों के ऊपर बिलीव करते हैं। ओहो जी, हमें कोई फ़ोन आ गया तो हमें धमकी दी। माफ़ी चाहता हूँ, जो गरजते हैं वो बरसते हैं। मेरे साथ में तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें किसी डाकू ने कहा हो कि जी मैं छोड़ूंगा नहीं और उसने बयान दे दिया हो तो किसी खानदान पे फायरिंग कर दी हो या कुछ हो, एक भी नहीं। अगर आपने एक डाकू जिसने 10-15 वारदातें की हैं, आपने उनमें 2 में भी उनको सज़ा 3 में भी करा दी तो 1 से 2 साल 3 साल की भी हो गई, तो ये माशरा उस तमाम अरसे में उनके शर से महफूज हो जाएगा। और जो बंदा 3 या 4 साल कैद काटेगा सर, वो बाहर आके सोचेगा कि मुझे ये काम नहीं करना। बहुत सारे मुकदमात में गवाह मौजूद नहीं होते और जो मौजूद होते हैं वो भी अदालत में गवाही देने की हिम्मत नहीं करते। इस सिलसिले में पुलिस क्या किरदार अदा कर सकती है और रिहा होने वाले मुल्ज़िमान कानून के तहत कैसे सजा पा सकते हैं? पुलिस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि मुकदमात में गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और उनको हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसके साथ साथ कानून में सेक्शन 75 भी मौजूद है, जिसके तहत 1 से ज़ायद बार जुर्म करने वालों के लिए सख्त सजा है, लेकिन वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर किसी को पहले जुर्म में सजा हो। अब अगर मुल्ज़म कमजोर तफ्तीश या कमजोर शहादतों की वजह से बरी हो जाता है तो उस पर सेक्शन 75 का इतलाक नहीं हो सकता। अब मैं ये जरूर कर रहा हूँ कि जो भी लोग गवाही देने जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा मैं पुलिस उनके साथ भेजूं, अदालत में उनको रिसीव करे, उनको वापस लाए ताकि वो इसको सेफ फील करें। अगर एक डाकू साहब को आपने मुकदमे की पैरवी ना करने की वजह से बरी करवा दी, उसका रिकॉर्ड तो क्लियर है, उसको तो नहीं सजा हुई, उस पे तो सेक्शन 75 अट्रैक्ट नहीं होगा कि इसको पहले भी ये काम करा था, दूसरी दफा आया या तीसरी दफा आया तो इसको सजा इनहेंस होकर मिलनी चाहिए, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। सीपीओ रावलपिंडी ने जिन 2 वजूहात पर जोर दिया है उनकी वजह से मुल्ज़िमान जल्द जेलों से बाहर आ जाते हैं। तमाम शहरों के आला अफसरान को तफ्तीश के तरीकाकार में बेहतरी लानी होगी और शहरियों को भी चाहिए कि इन मुल्ज़िमान से ना डरें जो वार ही छुप छुप कर करते हैं। अदालतों में उनका मुकाबला करके उनको सख्त सजाएं दिलवाएं ताकि बदी के इन रास्तों पर रश कम हो सके। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। चोरी चकारी की वारदातों में मुज़ाहमत पर बेगुनाह शहरियों को कत्ल भी कर दिया जाता है, मगर पुलिस मुल्ज़िमान तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जो मुल्ज़िमान चोरी और डकैती के जराइम करते हुए गिरफ्तार होते हैं, कुछ अर्से के बाद जेल से रिहाई मिलने पर वो मज़ीद बड़े गिरोह बनाकर लूट मार में शामिल हो जाते हैं, इसलिए कि किसी सबूत की अदम मौजूदगी में उन्हें कोई बड़ी सज़ा नहीं होती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।